नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश प्राइम में। और पहले सेगमेंट में अपना यूपी के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। 26 फरवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बनाई गई है। उसमें जस्टिस एस.ए. बोबड़े छुट्टी पर थे, लेकिन अब जस्टिस वापस आ गए हैं। जो बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस बोबड़े के अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। तो 26 फरवरी को राम मंदिर मसले पर सुनवाई होगी। तो नई बेंच है जो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और 5 जजों की बेंच है जो इस बहुत ही बड़े मसले पर सुनवाई करेगी। तो जिस तरह से पिछली सुनवाइयां हुई हैं, हालांकि कुछ ही मिनट की सुनवाई हुई और उसके बाद बार बार ये भी कहा जा रहा था कि इतने बड़े मसले पर इंतजार काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में नई पीठ का गठन किया गया और नई पीठ का इंतजार किया जा रहा था। तो जो 5 जजों की पीठ है वो 26 फरवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी। तो जस्टिस एस.ए. बोबड़े छुट्टी पर चले गए थे, अब जबकि छुट्टी से वापस आ गए हैं तो बेंच इस बड़े मामले पर सुनवाई करेगी। और आपको बता दें कि इस पीठ में कौन कौन से जस्टिस हैं। जस्टिस बोबड़े के अलावा चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं, वही न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर हैं जो इस बड़े मामले में सुनवाई करेंगे। तो ये पीठ है जो राम मंदिर को लेकर सुनवाई करेगी। तो लगातार अगर कोर्ट के बाहर हम बात करें तो मामले को उठाया जा रहा है। तो ऐसे में अब निगाहें टिकी हैं। अब जबकि जो नई पीठ का गठन होना था, अब नई पीठ बन चुकी है। अब देखना होगा कि इस मामले पर कितनी जल्दी सुनवाई होती है या फिर पिछली कुछ सुनवाई की तरह ही मामला आगे टलता चला जाता है। चलिए और अब बात करेंगे राज्य की राजनीति की। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद शहीदों के घर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात करें या फिर तमाम मंत्रियों की बात करें, जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो जब भी यूपी आएंगी ऐसे परिवार वालों से जरूर मिलेंगी। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचे। के ढाबे पर राहुल और प्रियंका की चाय पर चर्चा। कैराना के ढाबे पर राहुल प्रियंका के साथ सेल्फी। कैराना के ढाबे पर कांग्रेस का कैराना कार्ड। न कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता, न कांग्रेस नेताओं को पता और न एसपीजी को पता था कि आज राहुल और प्रियंका कैराना होते हुए शामली जाने वाले हैं। कैराना के ढाबे पर राहुल प्रियंका ने चाय पी, वहां मौजूद लोगों के साथ सेल्फी ली। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज बब्बर भी मौजूद थे। उसके बाद दोनों शामली के लिए आगे बढ़ गए। शामली में राहुल और प्रियंका शहीद अमित कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी और परिवार वालों से मुलाकात की और फिर शहीद प्रदीप कुमार के घर के लिए रवाना हो गए। राहुल और प्रियंका के इस औचक दौरे से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हैरान है। माना जा रहा है इस अंदाज में शामली जाकर राहुल और प्रियंका बड़ा संदेश देना चाहते थे और खासकर कैराना में रुककर। इतना तो साफ है राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में पूरा जोर लगाने की तैयारी कर ली है। तो राहुल और प्रियंका यूपी में थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओडिशा के कालाहांडी में पहुंचे, जहां बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है जो आतंकियों को करारा जवाब देगी। मुख्यमंत्री यहां से खुर्दा जाएंगे जहां सीएम बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे तो उनके सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ यहां पर मौजूद थी। पुलवामा के उन सभी शहीदों को जिन्हें अभी मंच पर सम्मान दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई है, और उसके बाद भी हमारे बहादुर जवानों ने जिस तरीके से पुलवामा के अंदर आतंकवादियों का सफाया करना प्रारंभ किया है, और आज आपने भारतीय सेना का वह वक्तव्य भी सुना होगा जिसमें भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है, सभी आतंकवादियों को एक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी
कश्मीरी के हाथ में बंदूक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को अमेठी आ रहे हैं। इनके दौरे को लेकर अमेठी जिला प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला अमेठी दौरा होगा। पीएम मोदी यहां हथियार निर्माण फैक्ट्री की आधारशिला रखेंगे, साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी का गढ़ है, उनका संसदीय क्षेत्र है, इसी वजह से इस दौरे को लेकर खासी तैयारियां हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण इस दौरे को राजनीतिक मायनों से भी माना जा रहा है। तो फिलहाल इन सबके बीच रूठने मनाने का सिलसिला अभी जारी है। यूपी और केंद्र सरकार में सहयोगी अपना दल एस के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। चुनाव पास आते ही उचित सम्मान और भागीदारी न मिलने के आरोप लग रहे हैं और सीटों की हिस्सेदारी के नाम पर अपना दल मुखर होता जा रहा है। एक कार्यक्रम में गोंडा पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दो टूक कह दिया कि बीजेपी ने अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो फिर वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल के पति और अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने यूपी बीजेपी पर सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया था। तो ऐसे में राजभर के अलावा बात करें तो अपना दल भी अब बीजेपी को आंखें दिखाने लगा है। छूट देने से इनकार कर दिया। अब 20 तारीख तक का समय हमने दिया है। हम सहयोगी हैं और गठबंधन धर्म का हमने हमेशा पालन किया है और हमारे कार्यकर्ताओं की कुछ जायज मांगे हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं यूपी बीजेपी को लेकर जो हमने केंद्रीय नेतृत्व से रखी हैं। अगर उन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो ठीक है, हमने 20 तारीख तक का समय दिया है। नहीं होता है तो 20 तारीख के बाद हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी पार्टी में मंथन करके अपना रास्ता तय करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओडिशा दौरे के बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं। खबर है कि रात 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसबी-एसपी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर को साथ लेकर अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। मंगलवार देर रात भी ओम प्रकाश राजभर और दिनेश शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। तो ऐसे में चुनाव से पहले किसी भी सहयोगी को नाराज करना भारी पड़ सकता है, जबकि सामने एसपी-बीएसपी का गठबंधन हो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी के साथ एक बार फिर ये मुलाकात होने जा रही है। हालांकि कल की मीटिंग के बाद यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग में राजभर की पार्टी के 5 सदस्यों को शामिल करने और उनकी पार्टी ऑफिस के लिए लखनऊ में अलॉटमेंट को लेकर सहमति बन गई थी। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, हालांकि ओम प्रकाश राजभर तो कई लंबे समय से लगातार सरकार को घेरते आए, कभी धरने पर बैठ जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री को मनाना पड़ता है और अब फिलहाल ये बात अब दिल्ली तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बनारस के नाविकों से बात की और चुनाव को लेकर नाविकों के मन में क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीद है या फिर क्या शिकायत है, इसको लेकर बातचीत की। 80 घाट में हुई मुलाकात में नाविकों ने अपनी अपनी बात मंत्री के सामने रखी। तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी ने जनता की राय जानने के लिए मन की बात की शुरुआत की है और इसी कार्यक्रम के सिलसिले में स्मृति ईरानी बनारस पहुंची थी। और मैं क्योंकि खेल मंत्रालय से संबंधित नहीं हूं, हिंदुस्तानी होने के नाते मात्र इतना कह सकती हूं कि जब भारतीय सेना और सुरक्षा बल तैनात हैं कि एक एक पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में खराब मंशा के साथ आया उसे इंसाफ तक पहुंचाया जाए, जब हमारे शूरवीरों की पत्नियां इस वक्त खून के आंसू रो रही हैं, ऐसे में खेल का ख्याल किसी को नहीं आएगा। खबर बरेली से है, जहां बीजेपी पार्षद के समर्थकों ने एक फौजी के घर पर पथराव कर दिया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पथराव करने वाले दबंगों ने फौजी की 2 गाड़ियां तोड़ दी। इस पथराव में फौजी के घर की महिलाएं घायल हुई हैं। यही नहीं, पथराव में घायल हुए फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद उसके परिवार ने खुद को घर में कैद कर लिया है। फौजी के घर वालों का आरोप है कि पुलिस भी पार्षद के दबाव में काम कर रही है। ये पूरा मामला इज्जत नगर इलाके के आशुतोष विहार का है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने 6,376 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत 182 किलोमीटर की सड़क तैयार की जाएगी। परियोजना के उद्घाटन के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा महज 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। साथ ही गडकरी ने दावा किया कि अप्रैल महीने से लोगों को इसका फायदा भी मिलने लगेगा। जिला पूरे देश में अपने 1 अप्रैल के बाद, क्योंकि बीच में एनजीटी ने इधर उधर काम रोके थे, इससे थोड़ा समय लगा।
नहीं तो 31 मार्च के पहले ये रोड पूरा होने वाला था, पर अप्रैल 15, 20, 30 तारीख तक आप दिल्ली से मेरठ केवल 40 से 45 मिनट में पहुंच पाओगे। तो जहां पुलवामा में आतंकी हमले में शहादत के बाद गम है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो परिजन है उनका हौसला, उनकी हिम्मत भी देखने को मिल रही है कि वो कैसे अपने परिजनों को, अपने शहीद हुए जवानों को विदा कर रहे हैं। तो इन सब के बीच, इसी माहौल के बीच एटा में एक नन्हा सा जोश और देश प्रेम का अंकुर खिला है। सुन ले नापाक पाकिस्तान, सुन ले बड़बोले इमरान खान। हिंद की धरती में जन्मा एक और सूरमा तुम्हारा संहार करेगा एटा का बलवान। एटा के रेजुआ गांव के राजेश यादव 5 दिसंबर 2018 को बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में शहीद हो गए थे। राजेश की शहादत पर गर्व करने वाले उनके परिवार में 3 महीने बाद किलकारियां गूंजी हैं। पत्नी श्वेता ने बेटे को जन्म दिया है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुके पति की नवजात निशानी को भी श्वेता सेना में भेजकर दुश्मन के दांत खट्टे करना चाहती हैं। ये बड़ा होगा, इसको भी फौज में भेजेगा, देश की रक्षा करेगा और मैं गर्व है अपने पति पे। देश की रक्षा शहीद हुए, हमारा बेटा भी रक्षा करेगा देश का। 5 दिसंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में रेजुआ गांव के राजेश यादव शहीद हो गए थे। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी और तब भी उन्होंने कहा था कि अगर उनकी कोख में पल रहा लाल पैदा होगा तो वो उसे सेना में भेजेंगी। अब शहीद राजेश के घर पर बेटा हुआ है। घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी से सभी लोग बेहद खुश हैं। उन्हें इस बच्चे में भी देशभक्त राजेश यादव की छवि दिखाई दे रही है। धन्य है श्वेता जिसने देश पर कुर्बान हुए पति का गम हंसते हुए झेल लिया। धन्य है उसका साहस और देशभक्ति जो वो अपने बच्चे को भी बड़ा होकर सेना में भेजकर देश का रक्षक बनाना चाहती है। जब तक हिंदुस्तान में श्वेता जैसी माताएं और निकिता जैसी अर्धांगिनियां हैं, सुन ले नापाक दुश्मन, तो हिंदुस्तान का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मनोज, न्यूज़ 18, एटा। 2 माह 14 दिन पहले राजेश यादव सीमा पर शहीद हुए थे। उस समय उनका बेटा गर्भ में था और अब इसका जन्म हुआ है, तो मां एक बार फिर बेटे को सेना में भेजना चाहती हैं ताकि देश की रक्षा के लिए बेटा तैनात रह सके। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। और हिंदी की दुनिया को रोशन करने वाले एक चिराग बुझ गया। शिखर आलोचक नामवर सिंह का बीती रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। ठहरी हुई है, शब्द बेजान है, रचनाएं रुक गई हैं, साहित्य वीरान है, क्योंकि हिंदी जगत के सरदार नामवर सिंह अपने अंतिम सफर की ओर निकल चुके हैं। उम्र भर हिंदी साहित्य की गठरी सिर पर ढोने वाले शिखर आलोचक नामवर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीती रात करीब 12 बजे दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। आलोचना के आंगन में तुलसी की तरह स्थापित थे नामवर सिंह। हिंदी के शहर में आलोचकों का पहला रास्ता नामवर सिंह की ओर जाता था। कहा जा रहा है उनके जाने से शहर की गलियां गुमनाम हो गईं। आलोचना की नायाब कारीगरी करने वाले नामवर सिंह का जन्म 23 जुलाई 1926 को गुलाम भारत के बनारस जिले में हुआ था। मात्र 15 साल की उम्र में उनकी पहली कविता एक पत्रिका में छपी। बाद में नामवर सिंह हिंदी के और नजदीक आते गए और धीरे धीरे साहित्य जगत के शिखर आलोचक बन गए। जिंदगी भर हिंदी के लिए लड़ने वाले नामवर सिंह अंतिम समय में ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गए। शब्दों को सहेजने वाला एक सुनार आलोचना जैसे आभूषण देकर दुनिया को अलविदा कह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपना यूपी में अभी बस इतना ही।